हेलो दोस्तों। आज हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव जो बुक है वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान उससे हम लोग उसका दूसरा चैप्टर ऐतिहासिक स्रोत पढ़ेंगे। तो इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बीते हुए घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को कहा जाता है। बीते हुए घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को क्या कहा जाता है? तो इसे ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित है। पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रमाणित है। साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रमाणिक है। साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत से नहीं है। साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित है, क्योंकि बहुत सारे जगह का मतलब साहित्यिक स्रोत नहीं मिले लेकिन पुरातात्विक स्रोत मिल रहे हैं। तीसरा, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक सांस्कृतिक युग की सूचना दी गई है? इसका पहला होगा ऋग्वेद। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता? पुराण। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलब्ध है? तो कौन सा ग्रंथ ये दावा करता है कि जो ग्रंथ में है जो विश्व में है, और जो ग्रंथ में नहीं है वो विश्व में नहीं है? तो पांचवा क्रम से हो जाएगा डी, महाभारत। छठा, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक किस धर्म का धर्म ग्रंथ है? तो ये बौद्ध धर्म का है। जातक किसका ग्रंथ है? जातक किस धर्म का है? तो सात का सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। मिलिंद पन्नो, मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद पन्ने और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है? मतलब मिलिंद पन्नो जो ग्रंथ है वो मिलिंद, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच का संवाद है? इसका आंसर होगा नागसेन। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? किसकी तुलना की जाती है? तो नाइन का आंसर हो जाएगा बी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र। 10वां, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला जाता है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला जाता है? तो यह हो जाएगा राजनीतिक जीवन। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है? तो अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है? पाणिनि के द्वारा। महाभारत के रचनाकार का नाम क्या है? महाभारत के रचनाकार का नाम क्या है? तो महाभारत के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा पतंजलि। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक कौन है? कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक कौन है? तो इसका आंसर होगा सी, अग्निमित्र। 15, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा। विक्रमाचरित के रचनाकार कौन है? विक्रमाचरित के रचनाकार कौन है? इसका आंसर होगा बिल्हन। चंद्रवरदायी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? चंद्रवरदायी के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं है? मतलब इनमें से कौन है जो सिकंदर के साथ आने वाले इतिहासकार नहीं है? हेरोडोटस। 19, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो भारत का दौरा सबसे पहले कौन किया था? तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका पुस्तक का नाम है इंडिका।
ज्योग्राफिया की रचना किसने की थी? ज्योग्राफिया की रचना किसने की थी? स्ट्रेबो। प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? 22। इसका प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 22 का बी, नेचुरलिस हिस्टोरिया। पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी की रचना किसने की? पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी की रचना किसने की? तो अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। 24 में पढ़ेंगे, फायान कहाँ के निवासी था? तो फायान चीन का निवासी था। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन के समय कौन से चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय कौन चीनी यात्री आया था? हेनशान। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य के रूमा कहकर संबोधित किया था? 9वीं सदी में भारत आए अरबी यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोमा कहकर संबोधित किया था? तो इसका आंसर होगा पाल साम्राज्य को। अल्बेरुनी किसके शासनकाल में भारत आया था? अल्बेरुनी किसके शासनकाल में आया था? तो महमूद गजनी के शासनकाल में। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? जो यात्री इब्न बतूता है वह कहाँ से आया था? तो मोरक्को से। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक। 31। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 से 1444 ईस्वी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो किसके शासनकाल में की थी? देवराय द्वितीय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? निम्नलिखित विद्वानों में सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन है? तो 34 का आंसर डी, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में कौन दो भारतीय का नाम है? दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, आर डी बनर्जी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो इसका आंसर होगा सर जॉन मार्शल। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो सिक्के व धातुओं का अध्ययन। एशिया माइनर स्थित बुजाकोई का महत्व क्या है? एशिया माइनर स्थित बुजाकोई का महत्व क्या है? ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नाथ का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखी हुई है? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखी हुई है? तो प्राकृतिक और ब्राह्मणी। कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक और अरमाइक भाषा में अभिलेख प्राप्त हुए हैं? अशोक के द्विभाषी अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सर एक पूर्णा, कंधार से। 43। अशोक के मानसेरा जो पाकिस्तान में है एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में से प्राप्त शिलालेख किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो अशोक के मानसेरा और शहबाजगढ़ी अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो खरोष्ठी।
प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी? प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी? 44 का आंसर होगा डी, खरोष्टी। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का जो बेस नगर अभिलेख है किससे संदर्भित है? केवल वासुदेव से। 46 निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खालवेल से संबंधित है? तो कलिंग नरेश खालवेल से संबंधित कौन है? तो हाथी गुफा अभिलेख। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृति भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया था? तो ये शक छत्रप रुद्रदामन के द्वारा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख से मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख से मिलता है? तो रुद्रदामन के अभिलेख से। 49 निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो कौन सा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धि का वर्णन किस अभिलेख से पर्याप्त होता है? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धि का वर्णन किस अभिलेख से होता है? तो प्रयाग अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण कौन सी सदी में हुआ था? तो चतुर्थ सदी में। दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो मेहरौली स्थित जो लौह स्तंभ है किसकी स्मृति में है? तो 53 का आंसर होगा चंद्र। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिला है? तो सती प्रथा का पहला पुरातात्विक अभिलेख कहाँ मिला? एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त। ऐहोल प्रशस्ति की रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? ऐहोल प्रशस्ति की रचयिता रविकीर्ति किस शासक का दरबारी कवि था? तो पुलकेशिन द्वितीय। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुई संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख से। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस अभिलेख में? कवि कालिदास का नाम का उल्लेख किस अभिलेख में? तो ऐहोल अभिलेख। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन के साथ परम की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? अभिलेखों के ऐतिहासिक प्रकथन के साथ परम करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो राजा प्रथम। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? कहाँ से अभिलेख प्राप्त हुआ जिसमें महासभा की कार्य प्रणाली का विस्तृत अभिलेख मिला था? तो उत्तर मेरूर। भारत में सिक्के का प्रचलन कब हुआ था? भारत में सिक्के का प्रचलन कब हुआ था? तो 600 ईसा पूर्व। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है। तो भारत का प्राचीनतम मुद्रा क्या माना जाता है? तो आहत सिक्के। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो 63 का आंसर हो गया इंडो बैक्टीरियन। 64 निम्नलिखित में किसने सोने के सिक्के सर्वाधिक जारी किए थे? तो सर्वाधिक सोने के सिक्के कौन जारी किया था? तो कुषाण। सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? सातवाहनों के समय मुद्रा किस धातु के सर्वाधिक था? तो सीसा का। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? कुषाण शासकों ने।
सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? गुप्त काल में। निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले? निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? अरिक्मेंडू। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? स्वर्ण भूमि। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कहाँ? कंबोडिया में। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा से रचित है? प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा से में रचित है? तो 72 का आंसर होगा बी, लैटिन। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? चचनामा सिंध का इतिहास है, मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो अरबी। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इबुर्तो राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में किसका व्यवसाय था? तो 74 का आंसर होगा डी, मागध। चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा कब की थी? 518 से 522 ईस्वी। 76 महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईस्वी पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में है? महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईस्वी पूर्व तिथि का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो इसका आंसर होगा पहला पुलकेशिन द्वितीय के एवल अभिलेख। 77 राबता तक अभिलेख संबंधित है। राबता तक अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये कनिष्क से। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने की थी? भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हेरोडोटस ने। किसने ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि को उद्भाषित किया था? ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि को उद्भाषित किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप। निम्नलिखित में से कौन से प्राचीन भारत के कौन से लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी? भारत की कौन सी लिपि जो दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती थी? तो ये खरोष्टी लिपि। तो हमारा दूसरा चैप्टर लूसेंट ऑब्जेक्टिव का दूसरा चैप्टर समाप्त हुआ। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।